भाग दो। भगवान ने जैसे चमत्कार किया और टेरी जो बिल्कुल ठीक हो गई, पर डॉक्टर्स और प्रशासन ने उसे एकांत में रखा। उसे अब भी हार्वी के डूब जाने से बचने और बाद में एक विभत्स मौत मरने की कहानी नहीं पता थी। 20 नवंबर, चौथा दिन। टेरी जो अब लेफ्टिनेंट मर्डोक और कैप्टन बार्बर को अपनी कहानी सुना रही है। रिटर्न ट्रिप की पहली रात। थकी हुई टेरी जो अपने बहन के कमरे में आराम करने जाती है। हालांकि ये एक शांत रात है और उसके माँ बाप और भाई बहन सब ऊपर कॉकपिट के डेक में ही है। करीब 11 बजे के आसपास एक तेज चीख से उसकी नींद टूट जाती है। उसका भाई ब्रायन उसके पापा से बचाने की गुहार लगा रहा है। वो लोगों के भागने और पैरों की आहट भी सुनती है। फिर एक खामोशी। अब टेरी जो की आंखें काफी देर तक खुली रह जाती है, एक अनजान डर से। 10 मिनट के बाद वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से निकलती है और दबे पांव अपने केबिन के बाहर आती है। वो मेन केबिन में जाती है। वहाँ वो अपने भाई और अपनी माँ को जमीन पर पड़े देखती है। वो मर चुके हैं और पास में जैसे खून का एक तालाब सा बन गया है। कांपते कदमों से टेरी जो सीढ़ियाँ चढ़ती है और केबिन के छोटे दरवाजे को उठाकर बाहर झांकती है। और भी खून के कतरे और शायद एक चाकू। थोड़ा और नजदीक से देखने के लिए वो सीधा खड़ा होकर देखने की कोशिश करती है। तभी वहाँ हार्वी भागता हुआ आता है। टेरी जो उससे पूछती है क्या हुआ, लेकिन हार्वी उस पे हाथ उठाता है और धक्का देते हुए नीचे केबिन में रहो चिल्लाता है। बुरी तरीके से घबरा चुकी टेरी जो अपनी माँ और अपने भाई की लाशों को देखने की कोशिश ना करते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए मेन केबिन से होते हुए अपने कमरे में लौट आती है। अपने हाथ पैरों को मोड़कर वो अपने बिस्तर में ठिठुर रही है। उसे नहीं पता अब क्या करना है। वो पानी की छपागुम की आवाज सुनती है और सोचती है कि शायद हार्वी डेक से खून के दाग साफ कर रहा है। पर थोड़ी देर बाद काला मटमैला पानी उसके कमरे में भी आना शुरू हो जाता है। अचानक हार्वी गलियारे में दिखता है। रोशनी इतनी कम है कि वो उसके चेहरे के हाव भाव नहीं पढ़ पा रही, पर वो उसे घूर रहा है। उसके हाथों में कुछ है, शायद उसके भाई की राइफल। टेरी जो दम साथ के उसे देख रही है। उसकी सांसें थम गई है। यातना के कुछ लंबे पलों के बाद हार्वी सीढ़ियों से ऊपर लौट जाता है। टेरी जो को तो जैसे डर के मारे लकवा मार गया हो। वो जितनी देर रुकती है उतनी देर में वो काला मटमैला पानी उसके बिस्तर को छूने लगता है। ब्लूबेल डूब रहा है। वो कमर तक गहरे पानी में चलते हुए मेन कैबिन में आती है, लाशों को देखने से बचते हुए और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर डेक पर। वहाँ वो देखती है कि लकड़ी की डोंगी और लाइट राफ्ट दोनों को पानी में फेंका जा चुका है और वो ब्लूबेल के किनारे तैर रहे हैं। घबरा कर टेरी जो हार्वी से पूछती है कि क्या जहाज डूब रहा है। हार्वी फिर चिल्लाता है और जवाब में हाँ कहता है। वो उसकी ओर एक रस्सी का सिरा फेंकता है और उसे पकड़े रहने को कहते हुए खुद डेक के दूसरी ओर जाने लगता है। टेरी जो का दिमाग अभी भी पूरे घटनाक्रम की वजह से सन्न है। उसकी हाथ से रस्सी फिसल जाती है। हार्वी वापस आके देखता है कि रस्सी पानी में गिर चुकी है और उससे जुड़ी डोंगी भी अब जहाज से दूर जा रही है। वो पानी में छलांग लगा देता है और तैरते हुए नाव की ओर बढ़ता है। टेरी जो ये नहीं देख पाई कि वो नाव तक पहुंचा या नहीं। लहरें अब डेक तक आ रही है। टेरी जो को एक छोटी नौका याद आती है जो डेक पर ही बांधे रखी है। वो भागती है और उसकी गांठों को खोलने की कोशिश करती है। वो लाइट राफ्ट को डेक से धक्का देती है और उसके साथ ही खुले पानी में कूद जाती है। ठीक उसी वक्त ब्लूबेल भी डूबना शुरू हो जाता है। डूबते जहाज से लाइट राफ्ट की एक रस्सी अभी भी फंसी है और वो टेरी जो और उसके बेड़े को पानी के अंदर खींचती है, पर किस्मत से गांठ खुल जाती है और टेरी जो और उसकी नैया सतह पर आ जाती है। टेरी जो इस डर से राफ्ट में दुबक के घंटों बैठी रहती है कि कहीं हार्वी ना आ जाए। वो इस झटके से अभी तक उबर नहीं पाई है। उसका राफ्ट अंडाकार है जिसके किनारे कैनवस और कॉर्क से बने हैं और बीच में रस्सियों की बिनाई है। रस्सियों में बैठने का मतलब है कि टेरी जो का निचला हिस्सा पानी में डूबा रहेगा, जो कि अच्छा ही है क्योंकि पानी हवा से तो गर्म ही है। फिर तारे निकल आते हैं। एक अद्भुत रात का नजारा टेरी जो के डर को थोड़ा शांत करता है। वो सोचती है कि उसके पिता और उसकी बहन का क्या हुआ होगा। वो भगवान से उनके लिए प्रार्थना करती है।
अगली सुबह तेज धूप उसका स्वागत करती है। टेरी जो को अब सब साफ दिख रहा है, पर ज्यादा दूर तक नहीं, क्योंकि वो खुद पानी की सतह पर ही है। चारों ओर सिर्फ समंदर है। पहले तो सूरज की गर्मी अच्छी लगती है, पर जैसे जैसे दिन चढ़ता है धूप तीखी होती जाती है। रस्सियों में बैठे हुए वो जितना हो सके खुद को ठंडे पानी में डुबो के रखती है। कुछ रस्सियाँ धीरे धीरे टूट रही है। इस बेड़े को बैठने के लिए नहीं, बल्कि बस टिके रहने के लिए बनाया गया था। कुछ तोता मछलियाँ यानी कि पैरट फिश बेड़े के पास बह के आती है और उसे काटती है। वो उन्हें भगाती है, पर पानी में ज्यादा हलचल करके वो समुद्र के बड़े शिकारियों को आमंत्रण नहीं देना चाहती। दोपहर तक टेरी जो की त्वचा नमक और गर्मी से सख्त हो चुकी है। उसकी जीभ में सूजन है, उसे पानी चाहिए। थोड़ी कोशिशों के बाद वो राफ्ट पे अपने आप को बैलेंस करना सीख जाती है। अगले 3 दिनों तक टेरी जो ने धूप से, प्यास से और कटखनी तोता मछलियों से एक जंग लड़ी। उसने एक जहाज को भी काफी नीचे उड़ते देखा था। उसने उस जहाज के लिए हाथ भी हिलाया, पर दुर्भाग्यवश वो सिर्फ चक्कर लगाकर निकल गया। अब उसे मतिभ्रम हो रहा था और द्वीप दिख रहे थे। जितनी बार उसे वो द्वीप दिखते, वो तेजी से उनकी ओर तैरती और फिर वो गायब हो जाते। जब तक कैप्टन थियो ने उसे बचाया, तब तक टेरी जो के शरीर में जबरदस्त पानी की कमी हो चुकी थी और उसकी त्वचा बुरी तरीके से झुलस चुकी थी और वो मौत से बस 1 कदम की दूरी पे थी। तटरक्षकों ने तो पहले ही हार्वी का बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दिया था, पर टेरी जो की कहानी ने उनकी जांच में फिर से जान डाल दी। और जैसा कि जाहिर था, हार्वी की कई और संदेहास्पद नौका दुर्घटनाएं हुई थी। 1 से ज्यादा मौकों पर उसे बीमा की राशि बेखटके मिल गई थी और शायद मेरी को ये पता न हो, पर वो हार्वी की छठी पत्नी थी। हार्वी की तीसरी पत्नी की मौत एक रहस्यमयी कार दुर्घटना में हुई और उसकी जीवन बीमा पॉलिसी हार्वी ने ही ले रखी थी। और तो और ये भी पता चला कि हार्वी ने एक $20,000 की जीवन बीमा पॉलिसी मेरी के नाम पे ले रखी थी, जिसका लाभ उसे ही मिलता, और ये सब ठीक ब्लूबेल की यात्रा से पहले। इस पॉलिसी में दुर्घटनावश होने वाली मृत्यु में दोहरी क्षतिपूर्ति का प्रावधान था। मतलब 20,000 की पॉलिसी पर $40,000 का भुगतान या उससे भी ज्यादा। आज के समय के हिसाब से $3,40,000। प्रशासन को ये संदेह था कि हार्वी ने मेरी का कत्ल प्लान किया था। शायद पहले चाकू मारना, फिर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देना और अगली सुबह उसे लापता घोषित कर देना, ताकि वो ये कह सके कि गलती से मेरी पानी में गिर गई। लेकिन जब हार्वी ने हमला किया तो मेरी ने अपना बचाव दिया। इस झगड़े को सुन जब डॉक्टर डुप्रोल मदद करने के लिए भागते हुए आए, तो हार्वी ने मेरी और डुप्रोल दोनों को मार दिया। अब हार्वी को ये एहसास हुआ कि उसे सारे गवाहों को मारना पड़ेगा और बोट डुबानी पड़ेगी ताकि वो इन सब से निकल पाए। उसने जीन और ब्रायन की भी हत्या की। हालांकि शव परीक्षण में ये बात सामने आई कि रेने की मृत्यु डूबने से हुई, लेकिन कब, इस बात का ठीक पता नहीं लग पाया। क्या हार्वी ने उसे डुबोया या फिर वो जहाज के साथ ही डूब गई और हार्वी ने उसकी बॉडी सिर्फ लोगों को भरोसा देने के लिए उठा ली? जो भी हो, पर टेरी जो ने अपने पिता और अपनी बहन को उस रात नहीं देखा, तो ये संभव है कि वो पहले ही मर चुके हो। हार्वी के टेरी जो को ना मारने के ऊपर भी कई अटकलें थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो अंदर ही अंदर पकड़े जाना चाह रहा था। कुछ का मानना है कि उसने ये सोचा कि वो जहाज के साथ डूब के मर जाएगी और इसलिए उसे छोड़ दिया। टेरी जो विस्कॉन्सिन लौट आई और अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगी। जहाँ तक संभव था उन्होंने उसे मीडिया से दूर रखा और एक सामान्य जीवन देने की कोशिश की। उसके रिश्तेदारों ने उस वक्त ये सोचा कि इस सदमे से उभरने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि इसके बारे में बात ना की जाए। 30 सालों तक उसने इस बाबत कोई चर्चा नहीं की। आखिर में 1999 में अपने मनोचिकित्सक के साथ मिलके उसने अपनी यादों को फिर खंगाला। यहाँ तक कि उसने ट्रुथ सीरम यानी सोडियम अमिटल लेके इंटरव्यू भी दिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी यादों में कोई मिलावट ना हुई हो या कोई नया ज्ञान ना जुड़ गया हो। आखिरकार उसने अपने मनोचिकित्सक के साथ मिलकर एक किताब लिखी, जिसमें आज भी उसकी सारी आप बीती दर्ज है।